नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में जो री एग्ज़ाम होने वाला है, उस री एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम इकाई 6 देख रहे हैं, यानी उपन्यास जो हमारे नेट के पाठ्यक्रम में है वह उपन्यास देख रहे हैं। और उस उपन्यास में हम कल हमने जिंदगी नामा उपन्यास के पात्र एवं महत्वपूर्ण कथन देखे हैं। आज हम झूठा सच उपन्यास के पात्र और उसके महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि झूठा सच यह उपन्यास हमने इसी चैनल पर लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पूरे हमने लगभग 60-65 वीडियो में पढ़ाया है। 60-65 भागों में पूरा लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति शब्द न शब्द मैंने पढ़ाया हुआ है। और इसी चैनल पर वह प्लेलिस्ट आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध है, कभी भी देख सकते हो। तो चलिए हम री एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यहाँ हम देखेंगे कि उसके महत्वपूर्ण पात्र, यानी अभी हाल ही में जो 18 जून को एग्ज़ाम हुआ उसमें पात्रों के अंतर्गत से एक प्रश्न पूछा था। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं यह वीडियो। तो झूठा सच उपन्यास यह विभाजन की त्रासदी, यानी जो विभाजन जो हुआ था भारत स्वतंत्र होने से पूर्व, जो 1947 के पूर्व, यानी तो तब उस विभाजन यानी पाकिस्तान के हिंदू भारत भेजे गए, भारत से मुस्लिम पाकिस्तान भेजे गए और फिर उनका बहुत सारा वह उनकी दुविधा हुई, उन सभी दुविधाओं का चित्रण इसमें हुआ है। इसका जो पात्र है वह मेन पात्र तारा ना, वह सब कुछ हम बाद में देखेंगे पात्रों का। झूठा सच उपन्यास सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया, यानी झूठा सच उपन्यास यह सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ है। यशपाल ने सन 1942 से 1947 तक, अर्थात देश विभाजन से पहले और उसके बाद के उतार चढ़ाव को दिखाया। यानी देश विभाजन कब हुआ, जो 1947 में, तो उससे पूर्व 1942 से 1957 तक, यानी देश विभाजन के पूर्व की स्थिति और देश विभाजन होने के बाद की स्थिति को यहाँ पर अच्छे तरह से लेखक ने चित्रित किया है। तो इसके बारे में पढ़ते, यह जो उपन्यास है यह दो भागों में विभाजित है। पहले भाग का नाम है देश और वतन और देश, जो 1958 में प्रकाशित हुआ। दूसरा भाग है इसका देश का भविष्य, जो 1960 में प्रकाशित हुआ है। हमने यह पहला ही भाग पढ़ा है, हमने वतन और देश जो 1958 में प्रकाशित है, यही हमने इसी चैनल पर लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा है, जो 60-65 भागों में है। तो पहले भाग का जो प्रकाशन है वह 1958 में हुआ है और उसका नाम वतन और देश है। पीछे प्रश्न पूछा गया था वतन और देश, देश का भविष्य, यह किस उपन्यास के भाग है, तो वह झूठा सच उपन्यास के भाग है, याद रखिए। प्रथम भाग का नाम है वतन और देश, जो 1958 में प्रकाशित है। दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य, जो 1960 में प्रकाशित है। पहले खंड वतन और देश में विभाजन के वास्तविक कारणों, विभाजन के समय की दर्दनाक स्थितियों तथा विस्थापियों एवं शरणार्थियों की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया। यानी पहले भाग में किया, जो पहला भाग वतन और देश है, उसमें किन किन समस्याओं पर चित्रित किया है, तो विभाजन के वास्तविक कारण, यानी विभाजन के वास्तविक कारण क्या थे, विभाजन के समय की जो दर्दनाक स्थिति थी, उन विपत्तियों एवं शरणार्थी की समस्या, यानी शरणार्थियों के सामने किस प्रकार की समस्या थी, यह सब कुछ इस भाग में थे। प्रथम, तारा जैसे चरित्र, यानी तारा एक सशक्त इस उपन्यास की पात्र है और जयदेव पुरी की बहन है। तारा के चरित्र के माध्यम से बताया गया है कि विभाजन के समय महिलाओं की दुर्दशा का आलम क्या था, यानी किस पात्र के माध्यम से यशपाल ने महिलाओं के दुर्दशा का आलम बताया, दुर्दशा का चित्रण किया है, तो तारा के माध्यम से, याद रखिए। देश का भविष्य में आज़ादी के बाद की स्थितियां है, यानी देश का जो भविष्य है, जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग में आज़ादी के बाद की स्थिति बताई है। एक और कुछ बुद्धिजीवियों नेताओं की प्रगतिशील भूमिका का चित्रण है, तो दूसरी ओर सूद और सोम जैसे उन तत्वों की चर्चा जो राजनीतिक और पत्रकारिता को शुद्ध व्यवसाय बनाकर भ्रष्टाचार और बेईमानी के माध्यम से समाज को लूटने में लगे हैं। इसकी तुलना में तारा डॉक्टर नाथ जो है, उसके डॉक्टर नाथ के साथ तारा की उपन्यास के अंतिमतः में शादी हो जाती है। श्यामा पत्रकार कनक जो है जयदेव की पत्नी है, तारा की भाभी है, तथा
इंजीनियर नरोत्तम, नरोत्तम जो है वह अग्रवाल साहब का बड़ा बेटा है, जो पहली पत्नी का है। जैसे चरित्र भी इस देश की आज़ादी का सम्मान करते हुए अपने दायित्व के निर्वहन में ईमानदारी से जुड़े हैं। विभाजन से पूर्व विभाजन से पूर्व पूर्व मध्ययुगीन जीवन, वहाँ के जन समाज का मानसिक गठन, राजनीतिज्ञों के दांवपेच, सांप्रदायिक स्वार्थ के कारण हिंदुओं मुसलमानों के बीच बढ़ती खाई, देश का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, लूट, खसोट, रक्तपात, लाखों व्यक्तियों का विस्थापित होना, उनकी जीविका और संघर्ष, कांग्रेस का शासन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का सामाजिक जीवन, विविध क्षेत्रों में जलने वाली धांधली, यानी विविध क्षेत्रों में जो कामकाज का हो, नौकरी का हो, शिक्षा का हो, हर एक क्षेत्र में धांधली दिखाई देती है, हमने पढ़ा है। यह उच्च वर्ग की स्वार्थपरकता, मध्य वर्ग की कुंठा, निम्न वर्ग की निराशा, जनता की जागरूकता आदि, यह सब कुछ झूठा सच में साकार हो गया। यानी झूठा सच में आदि जीवंत उदाहरण के देते हुए या जीवंत यह बताया हुआ है। झूठा सच में यशपाल ने देश विभाजन के लिए मूल रूप से अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहराया। यानी झूठा सच उपन्यास ने यशपाल जो है वह यशपाल लेखक है, यशपाल ने देश विभाजन के लिए अंग्रेजों को उत्तरदायी, यानी अंग्रेजों के कारण ही देश विभाजन हुआ, यह बताया है। उनके अनुसार अंग्रेजों ने ही अपनी सत्ता के लिए हिंदू मुसलमानों में फूट पाड़ी। यानी अंग्रेजों ने अपना शासन, अपनी उनकी जो भी शासन व्यवस्था थी वह सुशासन चलाने के लिए, एक अच्छा शासन चलाने के लिए उन्होंने हिंदू मुसलमानों में फूट पाड़ी है, दरार पाड़ी थी। झूठा सच में यशपाल ने देश विभाजन को आर्थिक संदर्भ में भी देखा। यानी झूठा सच उपन्यास में यशपाल ने आर्थिक संदर्भ में भी देखा है, यानी आर्थिक संदर्भ दिया है। और लेखक की दृष्टि में यह पहलू सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश विभाजन के मूल में आर्थिक कारणों की खोज करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, संपूर्ण पंजाब में हिंदू अमीर थे। यानी संपूर्ण पंजाब प्रांत में हिंदू जो थे वह अमीर थे और ऊंचे पद पर थे। यानी पंजाब प्रांत में जो हिंदू थे वह अमीर थे और ऊंचे पद पर थे। अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी आर्थिक, सामाजिक और कुछ सीमा तक राजनीतिक सत्ता उन्हीं के हाथों में थी। यानी वह पंजाब प्रांत में जो थे वह ज़्यादा जो थे सिख थे, फिर भी वहाँ पर अल्पसंख्यक में हिंदू आते थे, लेकिन वहाँ पर अल्पसंख्यक होते हुए भी, यानी उनकी संख्या कम होते हुए भी वहाँ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सत्ता में उनका हाथ था। लेखक का मंतव्य है कि विभाजन की त्रासदी का शिकार सामान्य लोग ही हुए, उच्च वर्ग के लोग नहीं। यानी ये यशपाल का कथन है, झूठा सच उपन्यास में महत्वपूर्ण है। यह यहाँ से विभाजन की त्रासदी का शिकार सामान्य लोग ही हुए, उच्च वर्ग के लोग नहीं, यानी ज़्यादातर। एक मिनट, ये थोड़ा सा ये हो गया, ये PDF बनाना था हमें। अभी यहाँ के हम मुख्य पात्र देखेंगे, यानी इस उपन्यास के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं वह हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सशक्त जो उपन्यास की पात्र है और उसको हम नायिका भी कह सकते हैं, तो वह तारा है। तारा मध्यवर्गीय किंतु प्रगतिशील सोच रखने वाली एक तारा मध्यवर्गीय परिवार की एक प्रगतिशील सोच रखने वाली एक आम लड़की है। तारा ही विभाजन की त्रासदी से सबसे ज़्यादा चलती है। यानी उपन्यास में विभाजन की जो त्रासदी है, विभाजन होने के बाद जो भी वह महिलाओं पर, कैंप में रहने वालों पर जो समस्या आती है वह तारा ही सबसे अधिक झेलती है। तारा के साथ एक कैंप में बंती एक रहती है, वह बंती जो है उसके पति के पास जाती है, विभाजन में वह नहीं मिलती है, पति के घर से दूर जाती है और बाद में वह ढूंढते ढूंढते फिर तारा भी उसकी मदद करती है और जाने के बाद उसकी साथ जो है बंती की, उसको घर में आने नहीं देती। तो उस घर के दरवाजे के सामने वह सिर पीट कर
अपने प्राण देती है और फिर उसका खून जो है तारा के गोद में लग जाता है और फिर वह कैंप में जाती है। तो कैंप में रहने वाली जो अन्य महिलाएं हैं वह तारा के बारे में या बंटी के बारे में अनाप शनाप बातें करती है। यह सब कुछ हमने देखा है। अभी दूसरा जो पात्र है महत्वपूर्ण, वह है जयदेव पुरी। जयदेव पुरी जो है वह मध्य वर्ग का है और तारा का भाई है। जयदेव पुरी तारा का भाई है, मध्य वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। विभाजन के कारण से यानी विभाजन के कारण परिवार से अलगाव, यानी विभाजन होने के बाद परिवार से वह दूर है। आगे चलकर प्रगति करते हुए एक पत्र का संपादक, यानी आगे चलकर वह एक पत्र का संपादक बनता है। उस पत्र का नाम मेरे ख्याल से अभी वह याद नहीं आ रहा है। वह जयदेव पुरी जो है वह करता है और उसके बाद संपादन करता है। आगे चलकर प्रगति करते हुए एक पत्र का संपादक, फिर विधायक, यानी फिर वह विधायक बन जाता है और फिर कमेटी का मेंबर बन जाता है। कनक कनक जो है वह जयदेव पुरी की पत्नी है। वह उर्मिला से ही वह संबंध रखता है जयदेव, लेकिन वह जो है कनक जो है जयदेव की पत्नी है, उनकी एक बेटी भी होती है। संपन्न परिवार की प्रगतिशील सोच रखने वाली लड़की, यानी संपन्न परिवार की लड़की है कनक, और वो जयदेव से प्रेम करती है और उनका प्रेम विवाह होता है और फिर उनके संबंधों में विच्छेद आता है और फिर वह दिल्ली में रहने लगती है अपने पिता के पास जाकर। अभी अन्य जो पात्र है वह भी महत्वपूर्ण है, असद। अभी असद जो पात्र है वह लाहौर के, असद से जो थे वह सबसे प्रथम तारा जो थी असद से प्रेम करने लगती है लाहौर में। लाहौर के कामरेड युवा कमेटी पार्टी के युवा है। शीला राम जाया की पुत्री, यानी शीला जो थी वह राम जाया की पुत्री थी। डॉक्टर प्राणनाथ अर्थशास्त्र के प्रोफेसर है और वह अर्थशास्त्र के प्रोफेसर है और एक विभाग में एक आर्थिक इस पर वह ऑफिस में अफसर भी है। अर्थशास्त्र के राज्य अर्थशास्त्र के प्रोफेसर है और जो थे वह और अंतिमतः उपन्यास के अंत में प्राणनाथ के एक कथन से जो गिल को कहता है, गिल को प्राणनाथ जो अंतिमतः जो कथन कहता है उसी कथन से उपन्यास का अंत होता है, उपन्यास समाप्त होता है। और अंतिमतः कनक तारा का अंतिमतः विवाह जो है प्राणनाथ से होता है। सोमराज सोमराज जो है वह एक आवारा युवक है, यानी एक आवारा ऐसे ही सड़क छाप लड़का कह सकते हैं हम, जिसका यानी सबसे प्रथम तारा का विवाह सोमराज से होता है। तारा जो है वह विवाह होता है। विवाह होने के बाद जब पहली बार वह ससुराल में जाती है और जाने के बाद ही हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं और घर में आग लग जाती है। आग लगने के बाद वह घर से कूदकर भाग जाती है, अपनी जान बचाती है। तब से वह सोमराज से बिछड़ जाती है। पंडित गिरधर लाल, अभी पंडित गिरधर लाल यह जो है कनक के पिता है और कनक के पिता और जयदेव के ससुर है और ये नया हिंद पब्लिकेशन के मालिक है। नया हिंद पब्लिकेशन जो है इसके मालिक है और मुख्य संपादक भी है और कनक के पिता भी है। नैयर महेंद्र नैयर यह वकील है और कनक के जीजा हैं। कनक के जीजा भी है और महेंद्र नैयर कनक के जीजा है और वकील है पेशे से। करमचंद कशिश करमचंद कशिश जो यह परोपकार पत्रिका के मुख्य संचालक है। अगला है दौलू मामा, शरीफ भोला आदमी जो अकारण बदले की बलि दे जाता है। रतन जो है यह शीलो का प्रेमी है। रतन का जो दूसरी यहाँ विवाह होता है, फिर वहाँ से वो भागकर रतन के साथ रहने लगती है शीलो, और उसको यह तारा भी उसके कुछ मदद करती है। गोश मोहम्मद यह प्रकाशक है, पब्लिकेशन का मालिक है। महाजन कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता है महाजन। कृष्ण नारायण अवस्थी, अभी कृष्ण नारायण अवस्थी यह जो है यह यूपी कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर है। मेहर जो है दंगे में भटकती तारा की साथी है, यानी मेहर जो है वह भटकती तारा की साथी है जो दंगे में कैंप में मिलती है। नम्मू तारा से बलात्कार करने वाला है। तारा जब घर से भाग जाती है तब उसके साथ ये करता है। हफीज़ इनायत अली यह जो है यह नम्मू के मोहल्ले के हफीज़ है।
विश्वनाथ सूद। अभी विश्वनाथ सूद कौन है? तो विश्वनाथ सूद एक पंजाब में कांग्रेस पार्टी का नेता है, और जो वह सूद जो है वह किसे जयदेव की मदद करता है, और वो जयदेव का मित्र है। कौन? यह विश्वनाथ सूद। और वह जो है नया हिंद नामक से प्रेस नहीं, नया नहीं, पंजाब कांग्रेस के उग्र दल के नेता है। यह पद के दावेदार होते हैं। उर्मिला। उर्मिला कौन है? तो उर्मिला जो है यह पुरी की शिष्य यानी पुरी की छात्र है, और बाद में वह दंगों में जब आते हैं परिवार उर्मिला का, तो वह जयदेव पुरी के पास रहने लगते हैं, और वहीं पर उर्मिला और जयदेव पुरी के कुछ संबंध बनते हैं। पुरी की तरफ आकर्षण। बंती। बंती जो है वह तारा को विभाजन के दौरान मिली संगिनी, जैसे मैंने वीडियो प्रारंभ करते समय बताया, वह तारा के साथ रहती है और अपने परिवार से विभक्त होती है, और फिर वह ढूंढते ढूंढते अपने परिवार का पता पाती है, और वहाँ पर जाने के बाद उसके साथ जो है बंती को अंदर आने नहीं देती है, फिर वह सिर पीट पीट कर वहीं पर अपनी जान देती है। अगला जो है यह एसपी एडिटर डायरेक्टर सरदार पत्र, यानी जो सरदार पत्र, यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा पत्र पत्रिकाओं के नाम इस उपन्यास में है। प्रसाद जो है यह कांग्रेस के नेता है, जो वह बाद में कैंप से वह तारा से मुलाकात होती है, और बाद में तारा की मदद करती है, और फिर वहाँ से वह तारा जो है अग्रवाला साहब के यहाँ बच्चों का ट्यूशन लेने के लिए जाती है, वहीं पर रहती है। अग्रवाला साहब दिल्ली का बड़ा व्यापारी, तारा को मानने वाला, यानी अग्रवाल साहब यह दिल्ली का बड़ा व्यापारी है और तारा को मानने वाला है, और वह प्रसाद से पहचान होती है, और बाद में इन्हीं के यहाँ जो है अग्रवाला साहब के यहाँ बच्चों को ट्यूशन तारा पढ़ाती है। नरोत्तम। नरोत्तम कौन है? तो अग्रवाला साहब का युवा पुत्र है, और अग्रवाला साहब के पहले पत्नी का वह पुत्र है। पुरुषोत्तम अग्रवाला साहब का युवा पुत्र है। नरोत्तम मिस्टर अग्रवाला साहब का युवा पुत्र, यानी नरोत्तम भी अग्रवाला साहब का पुत्र है, वह पहले पत्नी का पुत्र है नरोत्तम। मिस्टर रावत सचिव गृह मंत्रालय, यानी मिस्टर रावत कौन है? तो गृह मंत्रालय का सचिव है। पी.एस. गिल। अभी पी.एस. गिल जो है यह लखनऊ में मिलता है, किससे? तारा से मिलता है। पी.एस. गिल विभाजन का दंश झेल चुका युवा, जो वह सिख का होता है, फिर वह कामरेड पार्टी में जाता है, अपने बाल वो सब कुछ निकल देते हैं, यानी ये वहाँ तारा का अच्छा मित्र भी है वह। पी.एस. गिल विभाजन का दंश झेल चुका युवा। निरंजन चड्ढा मर्सिका प्रेमी, यानी निरंजन चड्ढा जो है मर्सिका प्रेमी, यानी दिल्ली में जब अग्रवाला साहब के यहाँ से तारा निकल आती है, तारा अग्रवाला साहब के घर से आने के बाद मर्सी के घर में वहाँ रहने लगती है। वह मर्सी जो है और उस मर्सी का प्रेमी निरंजन चड्ढा है। माथुर पुराना दोस्त, यानी माथुर जो है वह किसका? तारा का पुराना दोस्त है। जया जो है जया एक बच्ची है, और वह पूरी और कनक की बच्ची है। सीता तारा के मोहल्ले की लड़की है। सीता जो है तारा के मोहल्ले की लड़की है, बाद में दिल्ली में सीता के ही ऑफिस में वह कुछ काम करने लगती है, और अंतिमतः वह सीता का विवाह तारा ही करके देती है। पूरनदेवी सीता की माँ है। और डॉक्टर श्यामा यह महत्वपूर्ण पात्र है, और डॉक्टर श्यामा और प्रसाद यह दोनों मिलकर तारा को अग्रवाला साहब के यहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की नौकरी देते हैं, अग्रवाला साहब के यहाँ भेजते हैं। और डॉक्टर है जो कैंप में जाकर मरीजों को देखती है। डॉक्टर और कांग्रेस की बड़ी लीडर है। कौन? डॉक्टर श्यामा। एक मिनट। यहाँ पर थोड़ा ये हो गया, एक मिनट रुकिए, अब भी ठीक करेंगे।
अन्य भी पात्र है इसमें बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं दिए हैं। चलिए हम महत्वपूर्ण कथनों की ओर 1 मिनट देखिए, हम देखेंगे और है क्या इसमें। नहीं, ये तो वही फिर वैसे हमने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति इसी चैनल पर पढ़ा है यह सब कुछ। इसके महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। प्रमुख कथन देखते हैं। उदाहरण, जर्नलिज्म सियासत का जहाज है, वह चाहे तो टेस्ट को बचा ले, चाहे तो डुबा दे। यह कशिश जी संपादक परोपकार के हैं, यानी वह जर्नलिज्म जो है वह सियासत का जहाज है, वह चाहे तो सियासत को डुबा भी देता है और बचा भी लेता है स्टेट को, यानी राज्य को। कौन? जर्नलिज्म जो संपादक होते हैं, और वह कशिश जी कहते हैं, और कशिश जी जो है परोपकार के संपादक है। अगला देखते हैं। पत्रकार के काम की विशेषता यह है कि वह अपने व्यक्तित्व को परोक्ष में रखकर मालिकों की इच्छानुसार घटनाओं के वर्णन को रंग देता है। यानी पत्रकार जो है वह काम की विशेषता, यानी पत्रकार के काम की विशेषता यह होती है, लेखक बताते हैं, यशपाल बताते हैं कि पत्रकार के काम की विशेषता यह है कि अपने व्यक्तित्व को परोक्ष में रखकर, यानी अपने व्यक्तित्व को मालिक के अधीन रखकर जो अपने इच्छा घटनाओं के वर्णन को रंग भरने का काम जो है पत्रकार करता है, यह लेखक यशपाल कहते हैं। अगला है, सहायक संपादक प्रेस के लिए मसाला तैयार करने की मशीनें होती है। यानी सहायक संपादक जो है, यानी मुख्य संपादक के नीचे का जो सहायक संपादक है, वह क्या काम है उनका? तो प्रेस के लिए मसाला तैयार करने की मशीन, यानी जो अपने पत्र के लिए मटेरियल होता है या लेख होते हैं वह लाने की मशीनें होता है। कौन? सहायक संपादक। यह भी यशपाल का लेखक का कथन है। पत्र की जनप्रियता बहुत बड़ी चीज़ है, यानी किसी पत्र की जनप्रियता होना सभी को पता होना, यह काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। परंतु राजनीतिक पत्र का काम जनता की भावनाओं में बह जाना नहीं, बल्कि उन भावनाओं को दिशा दिखाना। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, कशिश संपादक कहता है परोपकार पत्र का। पत्र की जनप्रियता बहुत ही बड़ी चीज़ है, परंतु राजनीतिक पत्र का काम जनता की भावनाओं को बह जाना नहीं, यानी जो उस राजनीतिक पत्र का काम जनता की भावनाओं को बहकाना नहीं है, तो बल्कि उन भावनाओं को सही दिशा दिखाना है। यह कशिश जी कहते हैं, परोपकार के संपादक होते हैं। पुरुष की तुलना में स्त्री की, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, पुरुष की तुलना में स्त्री की हीनता स्वाभाविक तो नहीं, परंतु अनावश्यक बना दी गई है। यह लेखक का कथन है, यशपाल का। पुरुष की तुलना में स्त्री की हीनता स्वाभाविक तो नहीं, परंतु आवश्यक बना दी गई है, लेखक का कथन है। स्त्री अपनी शोभा अपने से बढ़कर पुरुष को पाने में ही समझ लेती है। यह लेखक यानी यशपाल का कथन है। स्त्री अपनी शोभा, यानी स्त्री अपनी जो शोभा है, सौंदर्य है, वह अपने से बढ़कर पुरुष को पाने में ही समझ लेती है, वह लेखक का कथन है। सफ़ेद पोश निम्न मध्यवर्गीय के लिए अपनी गरीबी से अधिक संकोच और रहस्य की दूसरी बात क्या हो सकती है? यह लेखक का कथन है। सफ़ेद पोश निम्न मध्यवर्गीय के लिए अपनी गरीबी से अधिक संकोच और रहस्य की दूसरी बात हो सकती है। यह लेखक का यानी यशपाल का कथन है। स्त्रियों से लज्जा, यानी यह भी इम्पोर्टेंट कथन है, यह भी लेखक का कथन है। और स्त्रियों के जीवन से लज्जा का उतार चढ़ाव दिन के पहरों में ताप की भांति होता है। यानी स्त्रियों के जीवन में जो लज्जा भाव होता है, उस लज्जा भाव का उतार चढ़ाव किस प्रकार होता है? जैसे दिन में सूरज के जो तापमान है कम ज़्यादा होता रहता है, उसी प्रकार है। बचपन में लाज की अनुभूति नहीं रहती, जीवन के दूसरे पहर में जब वे अपने शरीर में नारीत्व को पहचानने लगती है और जान जाती है कि उनके जीवन की
परिणति उनकी आकर्षण शक्ति में है तो वे आकर्षण के प्रबल माध्यम लाज को बढ़ाने लगती है। यह लेखक का कथन है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मुझे याद आया अभी, पिछले 1-2-3 साल से जब 2-3 वर्ष के हमने पेपर देखे हैं नेट के, तो वहाँ पर ये बात समझ में आया कि इस उपन्यास में कथन नहीं पूछे हैं, केवल पात्रों के माध्यम से, पात्रों के आधार पर सवाल आए हैं। और यहाँ पर एक उषा पात्रा है, इस यहाँ पर नहीं बताया है। उषा जो है वह जयदेव की छोटी बहन है और तारा की भी छोटी बहन है। अभी हाल ही में नेट का जो पेपर हुआ 18 जून में, वहाँ पर तारा संबंध के आधार पर आया था, तो वहाँ पर उषा और तारा यह बहनें बहनें हैं और वो यहाँ पर मिलान करना था, वो ऐसा सवाल पूछा था। तो पात्रों के अंतर्गत से, और उससे पहले एक बार एक क्वेश्चन आया था कि झूठा सच उपन्यास में किन किन शहरों के नाम आए हैं, यह भी आया था क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है यह लेखक का महत्वपूर्ण कथन है। अगला है, यह भी लेखक का ही कथन है। पंजाब तो सदा हिंदू सिखों का रहा, यानी पंजाब जो है हिंदू सिखों का है। इन मरे मुसलमानों का राज दिल्ली, लखनऊ, आगरा में है। यानी यहाँ पर किन किन शहरों का नाम आया है? पंजाब का आया है, दिल्ली का है, लखनऊ है, आगरा है, और इसके बाद आगरा भी आया है, और उसके बाद नैनीताल का भी नाम आया है। पंजाब तो हमारा है, पंजाब तो सदा हिंदू सिखों का रहा है। इन मरे मुसलमानों का राज दिल्ली, लखनऊ, आगरा में रहा होगा। पंजाब तो हमारा है। मियाँ बीबी की लड़ाई और कार्तिक का बादल कितने पल ठहरता है, यह दोनों लेखक के कथन हैं। यानी किसी पति पत्नी की लड़ाई जो है, जैसे कार्तिक मास में बादल आते हैं और पल भर में मिट जाते हैं, उसी प्रकार पति पत्नी की लड़ाई होती है। यह दोनों कथन जो है, यह दोनों कथन लेखक के हैं। यहाँ पर शहरों के नाम है पंजाब, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, यह नाम आए हैं और भी आगे नाम आते हैं। ब्रिटेन में बैठे अंग्रेज अपनी स्थिति के कारण अपने आप को भारत का बोझ उठा सकने में असमर्थ समझने लगे। यानी जो ब्रिटेन में बैठे अंग्रेज जो है, भारत का राजकाज देखने के लिए आपको खुद को असमर्थ समझ रहे हैं, परंतु हिंदुस्तान में मौजूद अंग्रेजी ब्यूरोक्रेसी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और ब्रिटेन की वर्तमान आर्थिक स्थिति जानती नहीं। वे हिंदुस्तान के शासन का मोह नहीं छोड़ना चाहते, यह लेखक का कथन है। और इस उपन्यास में गांधी के मृत्यु की भी घटना बताई गई है, गांधी जी के। अगला कथन है, संपत्ति के आधार पर सम्राट बनी श्रेणी की स्त्रियों का प्रयोग सेक्स के अतिरिक्त और है भी क्या, यह प्राणनाथ का कथन है। संपत्ति के आधार पर सम्राट बनी श्रेणी की स्त्रियों का प्रयोग सेक्स के अतिरिक्त और है भी क्या, यह केवल प्राणनाथ का कथन है। यानी स्त्रियों को केवल संभोग की वस्तु मानना। यह भी प्राणनाथ तारा से कहता है, यह स्त्रियां यह सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें सेक्स के बिना भी लायक कर सकता हूँ। यानी जब तारा कहती है प्राणनाथ से कि मैं तुम्हारी पत्नी बनकर भी क्या कर सकती हूँ, तब वह प्राणनाथ तारा से यह कथन कहता है, यह स्त्रियां यह सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें सेक्स के बिना भी लायक करता हूँ। यानी यह भी प्राणनाथ का तारा से कथन है। काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, लेकिन इस उपन्यास में कथन के आधार पर सवाल पूछे नहीं जाते। आज तक तो नहीं पूछे, लेकिन आगे पूछ भी सकता है। बल्कि सेक्स के लिए भी इस श्रेणी के पुरुष जो चाहे जो कर सकते हैं। ये पत्नियां तो केवल संपत्ति के निर्वाध अधिकारी पैदा करने के लिए है। यानी केवल वंश को बचाने के लिए, केवल उत्तराधिकारी बनाने के लिए ही पत्नियां है, ऐसा वह प्राणनाथ कहते हैं। ये स्त्री की एक ही योग्यता को जानती है, हाथ आ गए पुरुष को हाथ से निकलने दे देना। यानी बाकी का जो समाज की जो स्त्रियां है, ये की स्त्री की योग्यता जानते हैं, जो हाथ में पुरुष आता है उसे जाने मत देना। इन्हें तुम्हारी किसी अन्य योग्यता से ईर्ष्या नहीं, तुम्हारे नारीत्व के आकर्षण से ईर्ष्या है। यानी जो नारीत्व है उससे ईर्ष्या है, यह प्राणनाथ तारा से कहता है। तारा जो है नहीं, प्राणनाथ जो है यह अर्थशास्त्र के प्रोफेसर है, इकोनॉमिक्स के, तो इसीलिए वह ज़्यादा अच्छी बातें करते हैं। आगे के कथन देखते हैं क्या है।
हमने लिखे हैं, जो अन्य उपन्यास के लिखे हुए कथन हैं, वह उसका पीडीएफ बनाना बाकी है और तब तक वह थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए हम पीडीएफ नहीं बना पा रहे हैं सिस्टम में। तो इसके चलते हमने जो है मोबाइल में ही तस्वीर खींचे हैं, लेकिन मैंने जो हाथ से नोट्स बनाए हैं उसी से मैं पढ़ा, वो निबंध के पढ़े हैं, तो वही भी उपन्यास के भी पढ़ाना था लेकिन नहीं हुए। इटली के 16 फरवरी के बयान में कहा गया है कि, यानी जो इटली के 16 फरवरी के बयान में कहा गया है कि जून 1948 में हिंदू के जिस भाग का जो राजनीतिक दल अधिक सशक्त होगा, ब्रिटिश सरकार उसी को शासन सौंप देगी। यह लेखक का कथन है। अगला है कथन, कौन युवती कुमारी साली जीजा के साथ अपने को सुरक्षित समझकर प्रणय और आकर्षण के अखाड़े के पैतरों का परिचय पाने का यत्न नहीं करती। यह लेखक का कथन है। को यानी वह जो है नयल जो है वह कनक का जीजा है, और तब वह कनक जो है पुरी से विच्छेद होकर दिल्ली में रहती है। तब यह लेखक कहता है, कौन युवती कुमारी साली जीजा के साथ अपने को सुरक्षित समझकर प्रणय और आकर्षण के अखाड़े के पैतरे का परिचय पाने का यत्न नहीं करती। यह लेखक का कथन है। अगला है, सभी पत्रों की अपनी अपनी, यह इम्पोर्टेंट कथन है, सभी पत्रों की अपनी अपनी राजनीतिक और सांप्रदायिक नीति थी। यानी जितने भी पत्र थे उन सभी पत्रों की राजनीतिक और सांप्रदायिक नीति थी। हाँ, मैं अभी याद आया, वह नज़ीर पत्र का संपादन सूद करता है, सूद नहीं जयदेव करता है, सूद के जरिए। सभी पत्रों की अपनी अपनी राजनीतिक और सांप्रदायिक नीति थी, परंतु पत्रकारों को अनुशासन में रखने की नीति के विषय में उसमें कोई भेद नहीं था। यानी पत्रों की विशेषता थी, अनुशासन था, लेकिन पत्रकारों का कोई अनुशासन नहीं था। यह लेखक पुरी के परोपकार से निष्कासन पर कहता है, यानी पुरी के इस पर। साधनहीन होकर भी सम्मान चाहता हूँ, यह पुरी कहता है। साधन होने पर तो सम्मान खींचा चला आता है, यह लेखक कहता है। यह लेखक किसके द्वारा कहता है? तो यह लेखक जो है तारा के द्वारा कहता है। तारा के नहीं, कनक के द्वारा। यानी कनक, पुरी और तारा का कोई संवाद नहीं बताया गया है उपन्यास में। साधनहीन होकर भी सम्मान चाहता हूँ, यह पुरी कहता है। और साधन होने पर तो सम्मान खींचा चला आता है, यह लेखक कहता है। अगला कथन है, कलाकार या लेखक का यश पोल ढोल होता है, जिसकी गूंज दूर दूर तक जाती है परंतु भीतर पोल रहती है। यानी कलाकार की गूंज जो है, या कलाकार का जो यश है, कलाकार की जो विजय है, वह दूर दूर तक फैलती है, लेकिन कलाकार जो है अंदर से वह एकदम टूट जाता है, पोल रहती है। यह बात लेखक कहता है। अब वह सोचता, यह पुरी के संदर्भ में लेखक का कथन है, अब वह सोचता अन्य सब सम्मान शिष्टाचार मात्र है पैसे का, बल्कि वास्तविक सम्मान है। यानी पैसे का ही सम्मान है। यह पुरी के संदर्भ में लेखक का कथन है। अगला कथन देखते हैं, सन 42 यानी सन 1942 स्वतंत्रता आंदोलन के समय तलवार, बंदूक, पिस्तौल का नाम सुनकर लोगों को पसीना आ जाता था। यानी सन 1942 में जो राष्ट्रीय उठाव हुआ था और स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के समय में तलवार, बंदूक, पिस्तौल ऐसे हथियारों का नाम सुनकर जनता के रूह कांपने लगती थी। अब पूरी सुनता कि लोग निधड़क, यानी अब जो है वह डर नहीं रहे। अभी पूरी सुनता है कि लोग निडर तलवारें, बर्छे और बंदूकें जमा रहे थे। कुछ लोग पानी के नल कटवाकर कड़ा बीने तोड़ेदार बंदूकें भी बनवा रहे, यानी कुछ लोग हथियारे बना रहे हैं। अफवाह गर्म थी कि लाल मदो शाह और सुखलाल के यहाँ से हिंदुओं की रक्षा और पाकिस्तान के विरोध के लिए 250 में चाहे जितनी बंदूकें, पिस्तौलें मिल सकती है। यह लेखक का कथन है। अगला देखते हैं, गली में मुसलमानी आक्रमण होने की वजह से जो रतन आदि की करतूत की प्रतिक्रिया ही थी,
पुरी जैसा लिबली भी हर हर महादेव कर लड़ रहा था, यानी पुरी भी उसमें शामिल था लड़ने में। अगला कथन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, मुझे अच्छा लगा उपन्यास पढ़ाते समय। और मोहब्बत का धर्म अपनी जगह है, घर बार का धर्म ब्याह अपनी जगह। यानी मोहब्बत का जो प्यार का धर्म है वह अपनी जगह है, और जो घर का धर्म का जो घर बार का जो धर्म है, परिवार का जो धर्म है, वह ब्याह अपनी जगह है। मोहब्बत की तो रीत ही ऐसी चली आई, यानी मोहब्बत की रीत ही ऐसी चली आई है, जो निभाने चला उसके आड़ में धर्म आया। बड़ों ने भी वही किया है। कृष्ण महाराज का गोपियों से प्रेम था, तो क्या उनके लिए रुक्मिणी जी को छोड़ दिया था? तो यह शीलो तारा से कहती है। जब वो शीलो तारा से कहती है तब वह रतन के साथ रहने लगती है, या रतन के साथ रहने के लिए वह तारा से कहती है। तब यह शीलो जो है तारा को कह रही है रतन की नाराज़गी पर, यानी रतन नाराज़ हो जाता है तब। मोहब्बत का धर्म अपनी जगह, यानी वह रतन जो है शीलो के साथ शादी करता है, तब वह तारा उसके घर मिलने जाती है, तब वो शीलो तारा से कहती है मोहब्बत का धर्म अपनी जगह, घर बार का धर्म ब्याह अपनी जगह। मोहब्बत की तो रीत ही ऐसी चली आई है, बड़ों ने भी वही किया है। कृष्ण महाराज का गोपियों से प्रेम था, तो क्या उनके लिए रुक्मिणी जी को छोड़ दिया था? यह शीलो तारा से कहती है, रतन नाराज होता है तब। अगला कथन है, मैं बाबूजी और माँ सबकी बातें जानती हूँ। लोग खेल खिलाकर छोड़ देते हैं, जो छोड़ दे दिल्लगी और पाप है। यह शीलो तारा से कहती है, मैं 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 बाबूजी और माँ सबकी बातें जानती हूँ। यह शीलो तारा से कहती है, लोग खेल खिलाकर छोड़ देते हैं, यानी लोग खेल खेल कर छोड़ देते हैं। और दिल्लगी पाप है, यानी जो किसी के साथ मजाक करना, दिल्लगी करना, यह पाप है। यह शीलो तारा से कहती है। अगला कथन है, साधारण स्वतंत्रता के अभाव में चतुरता की ऐसी मजबूरी ही नारी का चलित्र कहलाती है। यह चलित्र यानी चरित्र। साधारण स्वतंत्रता के अभाव में चतुरता की ऐसी मजबूरी ही नारी का चलित्र कहलाती है। यह लेखक का कथन है। अगला कथन देखते हैं, प्रत्येक माँ का ख्याल था कि उसी का बेटा सबसे असहाय और असुरक्षित है। यह लेखक का कथन, यानी उस विभाजन के समय में हर एक माँ को लगता था कि आप मेरा ही बेटा जो है सबसे असहाय है और असुरक्षित है, उसको कहीं सुरक्षा महसूस नहीं है। यह लेखक का कथन है। अगला कथन है, पाकिस्तान का मतलब मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री ही तो है, यानी पाकिस्तान का मतलब क्या है? तो मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री है। यह पूरी गली के लोगों से कहता है। अगला कथन क्या है देखते हैं, नेहरू पटेल का क्या है? वे तो नेहरू पटेल, यानी जब वो भारत के पहले प्रधान थे नेहरू, तो वह नेहरू पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो लौह पुरुष नाम से जाने जाते हैं। नेहरू पटेल का क्या है? वे तो बेदरकार है। सन 1945 में अहमदगढ़ की जेल में 42 की क्रांति को कांग्रेस की पॉलिसी के खिलाफ बता रहे थे। सन 1946 में सरकार बन गई तो 42 की क्रांति का सब मिला श्रेय खुद ले लिया। किसने? पंडित जी ने, यानी पंडित नेहरू और पटेल ने। यह पूरी गली के लोगों से कहता है। और भी कथन है इसमें देखेंगे। ये भाग 1 के अंतर्गत के कथन है, पूरी हम जो पढ़ रहे हैं वहाँ। पंजाब में गवर्नर चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी का है। वह अपनी पॉलिसी चला रहा है। उसका ख्याल है कि इटली और माउंटबेटन बाकी हिंदुस्तान कांग्रेस और लीग को दे
दे तो पंजाब खासकर पश्चिमी बंगाल को बचा ले। जानता है तू इंटरनेशनल ट्रेजेडी में पंजाब की बड़ी इम्पोस्टेट है। ये रूस के सिर कायम रखना चाहते हैं, यह पूरी काली से कहता है। अगला कथन देखते हैं। ब्रिटेन ब्यूरोक्रेट इटली और माउंटबेटन की स्कीम से खुश नहीं है। वे दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान को सेल्फ गवर्नर देना मूर्खता है। अंग्रेजी खूब जानते हैं। पार्टीशन से दोनों भाग लंगड़े हो जाएंगे। अब तक तो देश का विकास इकाई के तौर पर हुआ है। अब पाकिस्तान इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए तरसेगा और शेष भाग कच्चे माल के लिए। पश्चिम पंजाब की रुई दूसरी पैदावार और पूर्वी बंगाल का जूट कहाँ जाए। ब्रिटेन में न इससे इनके मरते उद्योग ज़रा जिंदा रह, यानी कच्चा माल जो है पक्का माल बनाने के लिए वो भारत और पंजाब से ही जाएंगे, तो वह कहाँ से। यह महाजन का कथन है। अगला कथन देखते हैं, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं जानता हूँ वह बहुत अच्छे लेखक है, हो सकता है वह किसी दिन बहुत बड़ा लेखक बन जाए। यह पूरी के बारे में कहते हैं। मैं जानता हूँ वह बहुत बड़ा लेखक है, हो सकता है वह किसी बहुत बड़ा लेखक बन जाए, परंतु विवाह के लिए व्यक्ति के ऐसे गुणों की अपेक्षा उसके सामर्थ्य और व्यक्तित्व का ही अधिक महत्व होता है। यानी विवाह करने के लिए लेखक का कोई महत्व नहीं होता है। उसके साथ जो सामर्थ्य के गुण होते हैं उसी को विवाह करने के लिए देखा जाता है। यानी सामर्थ्य और व्यक्तित्व के गुण का आदर करो, परंतु विवाह को जीवन को सफल बना सकने की दृष्टि से देखो। यानी गुण का आदर करो, जो भी उसके अंदर गुण है उस गुणों के आदर करो, आदर करो, सम्मान करो, परंतु विवाह को जीवन को सफल बनाने की दृष्टि से देखो। समझी। तुम्हें तो मालूम होगा कि टॉल्स्टॉय के व्यवहारों के कारण उसकी पत्नी कितनी बार आत्महत्या के लिए उतारू हो गई। यानी यहाँ पर टॉल्स्टॉय के वैवाहिक संबंध का उल्लेख किया गया। यह नयर जो है कनक को समझाते हुए बता रहा है कि वह कहता है कि कनक को कि तुम्हें मालूम है कि जो टॉल्स्टॉय था उसकी पत्नी ने उनके व्यवहार से तंग आकर कितनी बार आत्महत्या करने का फैसला लिया था। साहित्य और कला टॉल्स्टॉय में भी कम नहीं थी। यानी टॉल्स्टॉय जो था वह भी साहित्य और कला जानता था, फिर भी वह उसकी पत्नी उससे ऊब गई थी। ज़रा सोचो मनुष्यत्व एक चीज़ है और कला दूसरी। यानी ज़रा सोचो मनुष्यत्व एक चीज़ है और कला दूसरी। यह कथन पूछा जाए तो आप किस रचना का है यह बता न सकोगे। तो यह नयर जो है, नयर कनक को समझाते हुए कहता है। अगला कथन है, वैसे तो लड़के लड़कियों के मिलने जुलने से अस्वाभाविक रुकावटें डालने से मन और मस्तिष्क के विकास पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एक आयु में जब भावुकता प्रधान रहती है तो ज़रा गंभीरता से और संयम से चलना चाहिए। यह पंडित गिरिधर लाल बेटी कनक से कहते हैं, यानी कनक से कहती है। एक और कनक के बहन का नाम कांता जो नयर की पत्नी है। एक और है वह नयर के साथ नरोत्तम के साथ उसका विवाह होता है, या उसका नाम कुछ तो है, आगे आएगा। वैसे तो लड़के लड़कियों के मिलने जुलने से अस्वाभाविक रुकावटें डालने से मन और मस्तिष्क के विकास पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एक आयु में जब भावुकता प्रधान रहती है तो ज़रा गंभीरता से और संयम से चलना चाहिए। यह पंडित गिरिधर लाल बेटी कनक को समझाते हुए कहते हैं। अगला कथन है नैयर का। स्वाभाविक पर भी नियंत्रण जरूरी होता है। संयम ही संस्कृति है। व्यवहार रूढ़ी बनकर संस्कृति कहलाता है। यह नैयर का कथन है। नैयर पेशे से वकील है, याद रखिए। स्वाभाविक पर भी नियंत्रण जरूर होता है। संयम ही संस्कृति है। व्यवहार रूढ़ी बनकर संस्कृति कहलाता है। यह नैयर का कथन है। जालंधर एक शहर का नाम आया है।
याद रखिए। जालंधर मैं बताना भूल गया था, इसमें थोड़े शॉर्ट नोट्स दिए हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं है। अगला कथन देखते हैं। खुदाबंद ने तो मर्द पर फर्ज आयद किया है, यानी खुदाबंद ने तो मर्द पर फर्ज आयद किया है कि औरत पर रहम करे और उसकी हिफाजत करे, क्योंकि औरत मर्द को अपने जिस्म से पैदा करती है और पालती है। खाक रहम और हिफाजत करते हैं। बेहया जहाँ से निकलते हैं उसी की बेइज्जती करते हैं। मर्द मोहब्बत करे तो गुस्सा करे तो उसका सब जोर वहीं पर उतरता है। यह तारा से सहानुभूति में स्त्रियों की बातचीत होती है, यानी तारा जब वहाँ बंती का निधन हो जाता है और वहाँ से बंती जो है उसका खून से पूरा कपड़े भीग जाते हैं, रंग जाते हैं खून से, तब वहाँ तारा कैंप में आती है। तब उसकी सहानुभूति के लिए स्त्रियाँ यह बात कहती है कैंप में रहने वाली है। जैसे निहाल देई एक नाम है और एक ऐसे नाम है वहाँ पर। खुदाबंद ने यानी ईश्वर ने मर्द को इसलिए उत्पन्न किया कि वह औरत पर यानी स्त्रियों पर रहम करे, दया करे, करुणा करे, हिफाजत करे। और मर्द को अपने जिस्म से पैदा यानी स्त्री जो है अपने शरीर से मर्द को उत्पन्न करती है। खाक रहम, फिर भी वह पुरुष जो है स्त्रियों पर रहम नहीं करते, हिफाजत नहीं करते, बेहया से निकलते हैं। यानी जिस शरीर से स्त्री के शरीर से निकलकर ही स्त्री के शरीर को ही वह बदनाम करते हैं, उससे ही वह बेइज्जत करते हैं। ऐसा वह तारा से सहानुभूति में स्त्रियाँ बातचीत करती है। अगला कथन है। किसी मुसलमान औरत की तरफ तो आंख नहीं उठाई मैंने। हिंदू औरत है, वे लोग नहीं हमारी औरतों को खराब कर रहे हैं। मौलवियों को खराब कर रहे हैं। मौलवियों में जिहाद का फतवा दिया है, यानी जो नब्बू जो है तारा का बलात्कार करता है वह कहता है, यानी वो कहता है कि हिंदुओं ने भी हमारे मुस्लिम स्त्रियों को बेइज्जत किया है तो मैं भी करूँगा ऐसा वह। अगला कथन है। हिंदुत्व कोई मज़हब नहीं, यानी हिंदुत्व कोई मज़हब नहीं है, वह एक समाज और संस्कृति। यानी हिंदुत्व कोई समाज नहीं है, वह एक यानी हिंदुत्व कोई मज़हब यानी कोई धर्म नहीं है, वह समाज और संस्कृति है। उसमें विश्वासों के बंधन है। आप भगवान में विश्वास करें तो भी, हिंदू न करें तो भी अपने आप को हिंदू कह सकते हैं। आप चाहे जैसे भगवान में साकार में, निराकार में, एक ही में या अनेक भगवानों में विश्वास कर सकते हैं। ब्रह्म जीव और माया एक ही मानी, यानी ब्रह्म जीव माया एक ही मानी है। यह कथन किसका है देखते हैं। यह कथन कॉमरेड असद, तारा नरेंद्र, जुबेदा, सुरेंद्र हामिद आदि से कहते हैं। यह कौन जो कॉमरेड असद है वह कहता है। पृथक पुनर्जन्म को भी मानने न मानने की स्वतंत्रता है, यानी जो पुनर्जन्म को मानने की या न मानने की स्वतंत्रता है किसमें, हिंदू धर्म में, व्यवहार की नहीं। इस्लाम ऐसी स्वतंत्रता सहन नहीं कर सकता, यानी इस्लाम जो है ऐसी स्वतंत्रता सहन नहीं करता। इस्लाम चिंतन का नहीं विश्वास का मार्ग है, यानी इस्लाम धर्म जो है वह चिंतन का नहीं विश्वास का मार्ग है। आप खुदा से मुनकिर नहीं हो सकते, आप खुदा से मुनकिर है, यानी आप खुदा को इनकार नहीं सकते, आप में ही खुदा है, तो आप काफिर है। खुदा पर भी आप मन चाहे ढंग से विश्वास नहीं कर सकते, यानी खुदा पर आपका मन है तो खुदा पर विश्वास किया ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही खुदा वाहिद मुतलिक लाउल शरीफ खुदा पर एकाद करना होगा। यदि यही तक हद नहीं है, उस खुदा का एक रसूल भी मानना होगा, और वह रसूल केवल मोहब्बत साहिब को मानना होगा। आप आज के विज्ञान और साइंस से खुदा के संबंध में तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि जिस वक्त मोहम्मद साहब पर इस्लाम का इल्हाम
इस्लाम का इल्हाम नाइल हुआ था, यह विज्ञान मौजूद नहीं था। यह तब की बात। कौन? यह कॉमरेड आसद तारा, नरेंद्र, जुबेदा, सुरेंद्र, हमीद आदि से कहता है। आसद का कथन है यह, याद रखिए, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगला कथन क्या है देखते हैं। स्त्री के चाहने पर ही तो पुरुष उसके लिए सब कुछ अपना, यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। स्त्री के चाहने पर ही तो पुरुष उसके लिए सब कुछ अपना प्राण भी न्यौछावर करता है। यही तो प्रेम है। यानी प्रेम क्या है, प्रेम की व्याख्या करते हुए बता रहे हैं यहाँ पर कि स्त्री चाहती है तभी पुरुष जो अपना प्राण भी न्यौछावर, प्राण भी देने के लिए तैयार होता है। यही तो प्रेम है। पुरुष पर ही निर्भर करता है कि अपने प्रेम को कैसे चरितार्थ करेगा। यानी पुरुष पर ही निर्भर होता है कि अपने प्रेम को वह किस प्रकार चरितार्थ कर सकता है। स्त्री पुरुष की दया पर निर्भर है। यानी स्त्री जो है वह पुरुष की दया पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त प्रेम क्या है? यानी स्त्री जो है पुरुष के दया पर निर्भर है, इसके अतिरिक्त प्रेम कुछ नहीं है। असभ्य समझा जाने वाला पुरुष स्त्री के न चाहने पर उसे दबोचकर झपट कर लेता है, और सभ्य समझा जाने वाली स्त्री के सम्मुख प्रेम की याचना करता है। यह पूरी के विचार स्वगत। यानी ये पूरी के विचार ऐसे है। तारा का विचार स्वगत है। यानी तारा का विचार, यहाँ पर तारा के विचार किस प्रकार के हैं यह कहते हैं यहाँ पर। जान पड़ता था कि भगवान ने तो उन्हें प्रताड़ित औरतों को भूत दिया था, परंतु ये लोग भगवान नहीं भुला सकती। यानी भगवान ने जान पड़ता था, यानी ऐसे जान पड़ता था कि जो प्रताड़ित औरतें हैं, स्त्रियां हैं, उनको भगवान ने भुला दिया था, लेकिन फिर भी वह स्त्रियां जो थी भगवान को, ईश्वर को नहीं भूली थी। यानी वह ईश्वर को याद करती थी। भगवान मनुष्य की जितनी अधिक चिंता करता है, उससे कहीं अधिक मनुष्य भगवान की चिंता करता है। यानी वह कहती है, तारा जो है वह कहती है कि समस्या से ग्रसित होने के बावजूद भी ईश्वर की प्रार्थना या ईश्वर की पूजा अर्चा जो विश्वास जो है वह स्त्रियां करती थी, लेकिन भगवान नहीं करता था। भगवान मनुष्य की जितनी अधिक चिंता करता है, यानी भगवान यानी ईश्वर जिस प्रकार मनुष्य की चिंता करता है, उससे कहीं गुना अधिक मनुष्य भगवान की चिंता करता है। यह तारा का विचार है। अगला कथन देखते हैं। हिंदू सिख लाए हैं बक्से, संदूक, नकदी, जेवर और बांड। यह लोग मुसलमान लोग मिट्टी के हुक्के, टूटी चारपाइयाँ, चूल्हे, चक्की, मुर्गियाँ लिए चल रहे हैं। यानी जो पंजाब प्रांत से जो हिंदू सिख आए हैं वह लाते हुए बक्से भरकर संदूक लाए हैं, नकदी यानी पैसे लाए हैं, जेवर लाए हैं। और जो मुसलमान लोग हैं वह मिट्टी के हुक्के, यानी जो हुक्का पीने के जो मिट्टी के थे वह हुक्के और टूटी हुई चारपाइयाँ, चूल्हे, चक्की, मुर्गियाँ ले आए हैं। कौन? मुसलमान लोग। ये यानी जिनके पास जो सामान था वही लाएंगे। यह इनकी गृहस्थी थी। जिनके पास जो कुछ होगा उसी में ममता करेगा। यानी जिसके पास जो है उसी के पास वह अभी वह जो जिनके पास टूटी फूटी मिट्टी के चूल्हे हैं, मुर्गियाँ है, वह उनसे जान लगाते, उनसे प्रेम करते, तो वही जिनके पास जो वस्तु है वही लाएंगे। और जो अमीर लोग हैं जो सिख थे वो उसके पास जेवर थे, नकदी पैसे थे, तो वह लेकर आए, वही तो उठा कर ले जाएगा। तारा आदि को कैंप से ले जाने वाले शरणार्थी कहते हैं। साथी गाड़ी का सिख ड्राइवर भी है। यानी यहाँ पर तारा से जो है यहाँ पर एक देव नामक लड़का भी मिलता है, वह अपने घर ले जाता है और उसकी माँ तारा को और बंटी को कपड़े देती है। तारा जो है केवल बीए पास थी, लेकिन जो नरोत्तम है उसको नौकरी देने के लिए एमए का जिक्र करता है, जो निवेदन देते हुए। बहन जी, सच है मुसलमानों ने हिंदुओं को लूटा है, पर हिंदू सैकड़ों वर्षों से इन लोगों को लूटते निचोड़ते चले आ रहे हैं। नहीं तो एक ही ज़मीन पर रहने वालों में अमीरी गरीबी का
इतना फ़र्क क्यों होता है? पंजाब की सब जायदाद हिंदुओं के ही हाथ में चली जाती। यह वही सिख ड्राइवर कहता है, तारा को ले जाने वाला जो ड्राइवर था वही कहता है। तो आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। या यहाँ पर जो झूठा सच भाग 2 है, देश का भविष्य, यह हम बाद में देखेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।